हाय एवरीवन। आज है 12 अक्टूबर और आज हम लोग महान व्यक्तियों की जीवनी की सुर्खी में राम मनोहर लोहिया की जीवनी को देखेंगे क्योंकि आज इनका पुण्यतिथि है। हम लोग हर रोज एक नए व्यक्ति के जीवनी को देखते हैं और ये वो भी आपको कंटेंट अवेलेबल करवाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होते हैं, साथ ही आपके डे टू डे लाइफ में जो आपके नॉलेज है उसको बूस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये सारी बातें हम लोगों को मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। राम मनोहर लोहिया की जीवनी को अगर देखें तो राम मनोहर लोहिया का जो जन्म हुआ था वो 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था और उनके पिताजी हीरालाल पेशे से एक अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। 2.5 वर्ष की आयु में ही उनकी माता, जिनका नाम चंदा देवी था, उनका देहांत हो गया था। उनकी दादी के अलावा सरयू देई, जो उनकी परिवार की नाइन थी, उन्होंने उनको पाला था। टंडन पाठशाला में चौथी तक पढ़ाई करने के बाद विश्वेश्वर नाथ हाई स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया और उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जैसा कि पहले आपको बताया कि वे एक राष्ट्रभक्त भी थे, सच्चे राष्ट्रभक्त। तो वे गांधी जी से बराबर मिलने के लिए जाते थे और उनके साथ ही, मतलब अपने पिताजी के साथ ही राम मनोहर लोहिया का एक बार गांधी जी से मिलना हुआ और गांधी जी के व्यक्तित्व का राम मनोहर लोहिया पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था। और उनके पिताजी के साथ 1918 में जब वो पहले बार अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे तो ये सारी घटनाएं हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग। 18 वर्ष की आयु में वर्ष 1928 में युवा राम मनोहर लोहिया ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का विरोध किया था और उसका जोरदार जो है वो उसके अगेंस्ट में प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की और बाद में इंटरमीडिएट में दाखिला लेने के लिए वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है वो गए और इसके बाद उन्होंने 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और पीएचडी करने के लिए वो बर्लिन चले गए थे, जर्मनी में, जहां पर 1932 में उन्होंने पूरा किया था इसे। लेकिन उससे पहले एक घटना हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की उनकी बचपन से प्रबल इच्छा थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनके पिताजी जो थे वो सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने क्या किया कि यूरोप में एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस का जो है गठन किया था, ठीक है, और ये जो लीग थी वो राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता फैलाती थी। आगे देखेंगे हम लोग। 1930 जुलाई को लोहिया अग्रवाल समाज की कोर्स से पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे, बर्लिन। तो वहां पर उन्होंने जो है अपनी पीएचडी की थी। अब बर्लिन उसके बाद वहां से इंग्लैंड से जो है वो बर्लिन चले गए हुए थे। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ कि गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया। इसका इंफॉर्मेशन उनको उनके पिताजी ने दिया। अब क्या हुआ कि राम मनोहर लोहिया पूरी तरीके से जो है वो समझते थे इस बात को कि अंग्रेज कैसे हमारे देश पे अत्याचार कर रहे हैं। तो इसको लेकर के वो रिटर्न आए और उन्होंने जो है वो गांधी जी का साथ दिया था, क्योंकि उस बीच जितने भी घटनाएं हुई थी, जैसे नमक कानून हो गया आपका, ठीक है, इसके बाद 22 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। ये सारी घटनाएं जो थी कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया को फिर से प्रेरित की भारत में आने के लिए और वो इंडिया आए। में 17 मई 1934 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश में समाजवादी अंजुमन ए इस्लामिया हॉल में इकट्ठे हुए सभी लोग, जहां पर समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। इसके बाद 21 से 22 अक्टूबर 1934 को मुंबई के बर्ली में स्थित रेडिमनी प्रेस में 150 सदस्यों के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें लोहिया को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया हुआ था, ठीक है, नेशनल वर्किंग कमेटी का। जब 1942 में सभी जो भी नेता थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रबल नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो गांधी जी ने जो है राम मनोहर लोहिया को जो है वो फ्रंट पे भेजा था इसका समर्थन करने के लिए। और 15 जून को लोहिया ने गोवा के पणजी में गोवा मुक्ति आंदोलन सभा का भी स्थापना किया था उन्होंने। लोहिया विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन से भी मिले हुए थे और आइंस्टाइन ने इस विषय में कहा था कि किसी मनुष्य से मिलना कितना अच्छा होता है और आदमी अकेले कितना अकेलापन फील करता है। उसके बाद राम मनोहर लोहिया जब स्वतंत्रता मिली भारत को तो 1957 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का जो है वो आगाज किया था, जिसका इंटेंशन था कि जो हमारे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, इसमें अंग्रेजी भाषा को अगर जोड़ दिया जाएगा तो हमारी जो मातृभाषा है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। जबकि उनका ये इंटेंशन नहीं था कि अंग्रेजी को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया जाए, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिल पाया था इस पूरी बात को पूरे देश में। बिहार इस चीज को फॉलो जरूर किया था। राम मनोहर लोहिया जो है वो पुस्तक भी लिखा करते थे और उन्होंने अनेक पुस्तकें प्रकाशित की है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उसके बारे में आपको बताते हैं, जैसे कि अंग्रेजी हटाओ, इतिहास चक्र, ठीक है, धर्म पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प। ये सब कुछ अच्छे बुक है कि आज भी मार्केट में अवेलेबल है और आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। समाजवादी चिंतन एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनका, जिसे जरूर पढ़ना चाहिए आदमी को। इसके साथ राम मनोहर लोहिया ने अंग्रेजी में भी बहुत सारे लेखों को लिखा है, जिसमें द कास्ट सिस्टम, द फॉरेन पॉलिसी, द फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड, ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उनके पूरे व्यक्तित्व को झलकाती है उनके बुक में। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कभी समय मिले तो पढ़े। अदरवाइज अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि किसने लिखा था इस बुक को,
डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। अंत में आज ही के दिन मतलब कि 12 अक्टूबर को ही नई दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल, जिसका पहले नाम वेलिंगटन अस्पताल था, अब उसको राम मनोहर लोहिया के नाम से जाना जाता है। उसमें पीयूष ग्रंथि के बारे में आप जानते होंगे। उसके ऑपरेशन के समय ही राम मनोहर लोहिया की मृत्यु हो गई थी, और जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त उनकी उम्र 57 साल थी। तो ये कुछ एक ओवरव्यू था राम मनोहर लोहिया की जीवनी के बारे में। अगर आपको इससे कुछ सीख मिला तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और हम लोग ऐसे ही हर रोज एक नए व्यक्ति की जीवनी को देखते हैं। तो ये आज के सेशन के लिए था, जिसमें हम लोगों ने राम मनोहर लोहिया की जीवनी को देखा। और नेक्स्ट डे हम लोग किसी नए व्यक्ति की जीवनी को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।